आपका दोस्त अमित भट्टी एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का टाइटल है लर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की वीडियो बिगिनर्स और एक कॉमन मैन के लिए बनाई गई है। इसमें इनको बड़े आसान और सादा तरीन तरीके से जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाई जाएगी। फ्रेंड्स, तो इसके साथ ही वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक को समझने के लिए आपको इन 7 टॉपिक से आगाही ज़रूरी है। सबसे पहला टॉपिक है नेम ऑफ़ लॉजिक गेट। तो आज की इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि लॉजिक गेट के जो है नाम या उसके नेम क्या होंगे और कितने होंगे टोटल, उनके स्कीमेटिक सिंबल के बारे में बताया जाएगा, बुलियन फंक्शन, ट्रुथ टेबल, टाइमिंग डायग्राम, आईसी का व्यू होगा, मेथड टू कंप्लीट प्रैक्टिकल। लिस्ट ऑफ लॉजिक गेट्स। पहला गेट जो है वो एंड गेट कहलाता है और याद रखें कि लॉजिक फंक्शन को हमेशा कैपिटल वर्ड्स में लिखा जाता है। दूसरा फंक्शन और फंक्शन होता है जिसको कंप्लीट करने के लिए और गेट इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा फंक्शन नॉट फंक्शन होता है जिसको नॉट गेट से कंप्लीट किया जाता है। चौथा नैंड फंक्शन होता है जिसको नैंड गेट से कंप्लीट किया जाता है। पांचवा नॉर फंक्शन है जिसको नॉर गेट से कंप्लीट किया जाता है। छठा एक्सआर फंक्शन होता है जिसको एक्सआर गेट से कंप्लीट किया जाता है। सातवां एक्सनॉर फंक्शन होता है जिसको एक्सनॉर गेट से कंप्लीट किया जाता है। इस सेक्शन में हम हर गेट के 5-5 पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले उसको शो किया जाएगा और डिस्कस भी किया जाएगा सिंबल, जो कि स्कीमेटिक सिंबल है। उसके बाद उसके ट्रुथ टेबल को शो किया जाएगा और उसके बाद टाइमिंग डायग्राम को शो किया जाएगा, बुलियन फंक्शन को शो किया जाएगा और साथ इसके एक्चुअल व्यू को दिखाया जाएगा कि ये आईसी जो है, इस फंक्शन की चिप जो कि आईसी कहलाती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, वो किस शेप की है और कैसे नज़र आएगी। पहले गेट से शुरू करते हैं जो कि एंड गेट है, एंड लॉजिक गेट। इस शीट में इसके 5 हिस्से जैसे दिखाए गए हैं, तो 5 हिस्सों में 5 चीज़ें जो है इसके अंदर ऐड की जाएंगी और ये लेफ़्ट से जो है राइट की तरफ जाएगी और राइट से फिर सेंटर पे जो है आईसी का जो है व्यू जो होगा सेंटर पे आके इसको क्लोज़ किया जाएगा। तो पहला गेट जैसे बताया दैट इज़ अ एंड लॉजिक गेट। ये एक मखसूस स्कीमेटिक सिंबल दिखाया गया है जिसकी लेफ़्ट साइड पर इसकी इनपुट्स हैं और राइट साइड पर इसकी आउटपुट। अब ने देखा कि इनपुट जो है वो 2, यानी कम से कम इसकी 2 इनपुट होंगी और 2 से ज़्यादा भी हैं और आउटपुट इसकी एक ही होगी। तो इसके एटिकेट बताता चलूँ कि इनपुट के लिए जो कैरेक्टर यूज़ किए जाते हैं वो ए से लेकर डब्ल्यू तक होते हैं और जो आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैरेक्टर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ जेड ज़ाहिर किया गया है, एक्स वाई जी तीनों में से कोई एक कैरेक्टर जो है वो यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इसको इस्तेमाल करना ठीक नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट इसका ट्रुथ टेबल है। ये एक ऐसा टेबल होता है जिसमें इनपुट और आउटपुट को पैरेलल शो किया जाता है और इसका भी एटिकेट है कि इसके लेफ़्ट साइड पर जो है इनपुट होगी और राइट साइड पर इसके आउटपुट। जैसे शोड है कि ए और बी इनपुट हैं जो कि लेफ़्ट साइड दिखाई गई है और राइट साइड पे जी जो इसकी आउटपुट है इसको दिखाया गया है। क्योंकि ये डिजिटल बेस्ड होना है और वो 0-1 होता है सिर्फ, तो इसकी पहली वैल्यू जो है 0-0 से शुरू होकर 4 स्टेप में ये 1-1 पे जाके एंड हो जाता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ट्रुथ टेबल को वेव फॉर्म में स्क्वायर वेव की शेप में बनाकर जो है इसको दिखाना, जिसमें इसके इनपुट और आउटपुट दोनों के जो है फंक्शन और इसके वक्त के लिहाज से इसका फंक्शन शो किया जा रहा होता है, इसको टाइमिंग डायग्राम कहते हैं। नेक्स्ट में जो चीज़ शो की गई है वो इसका लॉजिक एक्सप्रेशन और बुलियन फंक्शन, जिसको जो है बुलियन इक्वेशन भी कहा जाता है, वो दिखाई गई है, जो कि इस तरह से इसको बोला जाता है कि z इज़ इक्वल टू ए एंड ऑपरेटर b। इस फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को हासिल करने के लिए जो इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको आईसी कहा जाता है जो इस्तेमाल की जाएगी वो जो है ये एंड पे दिखाई गई है। जैसे कि इसका नंबर है SN74LS08N। तो आगे बढ़ के आगे चलते हुए इसके नंबर्स के ऊपर भी बात करेंगे और इनको बारी बारी इस्तेमाल करेंगे और इसके फंक्शन को वेरीफाई करेंगे और इसी की बेस पे जो है हम आगे बढ़ के अपने तमाम तार मसाइल को हल करेंगे। गेट जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है और गेट। अभी हम शामिल करते हैं इसके पहले से, जो कि इसका सिंबल है। सिंबल के 2 पार्ट दिखाए गए हैं,
एक अप साइड पे एक कैजुअल सिंबल है और एक नेक्स्ट जो है एक ब्लॉक की सूरत में इसके सिंबल को दिखाया गया है। तो दोनों सिंबल इसके लिए वैलिड है, लेकिन अपर सिंबल जो है वो एक स्कीमेटिक डायग्राम है जिसको कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें दो चीज़ें जो दिखाई गई हैं, ए और बी इसकी इनपुट है, और दूसरी चीज़ आउटपुट शो की गई है जिसको जी, एक्स या वाई किसी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इनपुट और आउटपुट को एक स्कीमेटिक फॉर्म में शो करना जो है वो एक सिंबॉलिक होता है, क्योंकि सिंबल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि एक्चुअल चीज़ उसका साइज़ और हुजम इसका बड़ा होता है जिसको पेज के ऊपर शिफ्ट भी नहीं किया जा सकता। तो इसको किसी मुख्तसर तरीन साइज़ में बना के सब के लिए जो है अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में इसको बनाया जाता है। इसलिए तमाम तर रिप्रेजेंटेशन का जो वे होता है वो सिंबॉलिक होता है और इसी को सर्किट डायग्राम कहा जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट, इसको ट्रुथ टेबल कहा जाता है। ट्रुथ टेबल इसको इसलिए भी कहते हैं उर्फ़ आम में क्योंकि ये ऐसा एक टेबल होता है जो कि हकीकत पर मबनी होता है, इसमें कोई मुबालगा राय नहीं होती और इसके अंदर किसी किस्म की कोई जो है गलत बात नहीं होती। तो इसको इस बिना पर भी ट्रुथ टेबल कहते हैं। लेकिन ट्रुथ टेबल इसको इस तरह से भी कहते हैं कि ये टैबुलेटेड फॉर्म होती है जो कि इसकी इनपुट और आउटपुट रिस्पांस को टैबुलेट किया जाता है, यानी एक टेबल की फॉर्म में इनपुट के स्टेप्स और उससे मिलने वाली आउटपुट को टैबुलेट करते हैं, बनाया जाता है, दिखाया जाता है, इसलिए इसको ट्रुथ टेबल कहते हैं। और गेट की ट्रुथ टेबल पे गौर करें तो इसके चारों सीक्वेंस जो हैं इसमें जो है ज़ीरो एक दफ़ा आएगा, यानी इसके ऑफ स्टेट एक दफ़ा आएगी, बाकी तीन स्टेट इसकी जो है वो 1 1 होंगी, यानी जैसे दिखाया गया ए और बी को 0 0 0 बस। इसके अलावा किसी भी जगह पर ये जो है ये 1 होगी और इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये एक पावर सप्लाई का सीरीज़ में स्विचेस की बजाय पैरेलल में स्विचेस हैं। पैरेलल में अगर दो स्विचेस हों, दोनों में से कोई एक स्विच भी ऑन हो तो पावर जो है वो सर्किट को मिलती रहती है, सर्किट एक्टिवेट होता रहता है। इसी चीज़ को आउटपुट पे दिखाया गया है कि इसकी आउटपुट 1 रहेगी। 1 का मतलब होता है हाई, हाई का मतलब है कोई चीज़ एक्टिवेट होना, 0 का मतलब होता है लो, लो का मतलब होता है एक्टिवेट ना होना यानी ऑफ हालत, और एक्टिवेट होने को ऑन हालत भी कहा जा सकता है। इसका तीसरा स्टेप, इसको टाइमिंग डायग्राम कहा जाता है। जैसे लफ्ज़ टाइमिंग है, टाइमिंग से मुराद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है इसकी एक वेव फॉर्म बनाई जाएगी, और वो वेव फॉर्म किसकी बनेगी? टेबल की बनेगी। ट्रुथ टेबल को जो है अगर मैं ये कहूँ कि स्केयर वेव की शेप में, डिजिटल पल्स की शेप में दिखाना जो है वो इसके इनपुट और आउटपुट रिस्पांस को शो करना है, वो इसकी एक्टिविटी है और वो रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो इसलिए इसको टाइमिंग डायग्राम कहते हैं। तो इसकी वजाहत के लिए मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि इस सेक्शन के एंड पर जो है टेबल का सीक्वेंस को जनरेट करने का तरीकाकार बताऊँगा कि टेबल का सीक्वेंस जनरेट कैसे होता है, और टाइमिंग डायग्राम सिखाऊँगा, बताऊँगा कि जनाब टाइमिंग डायग्राम कैसे बनाई जाती है, इसको रीड कैसे किया जाता है और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद क्या है, इसके फ़ायदे के बारे में भी बताऊंगा। ये एक बहुत ही मुख्तसर तरीन सेक्शन है। इसको जो है रीड ऐसे किया जाता है कि इसको जो है नाम दिया जाता है दैट इज़ अ लॉजिक एक्सप्रेशन, या फिर इसे बुलियन फंक्शन या बुलियन इक्वेशन का नाम दिया जाता है। और रीड इस तरह से करते हैं, इसको पढ़ा इस तरह से जाता है, या कंसिडर इस तरह से किया जाता है कि आउटपुट इज इक्वल टू ए और ऑपरेटर। ये जो प्लस का साइन होता है ना, इसको ऑपरेटर साइन कहते हैं। प्लस जो होता है और का होता है, इसलिए इसको और ऑपरेटर बी, यानी एक वेरिएबल उसके बाद जो है उसका ऑपरेटर का साइन और दूसरे वेरिएबल को इस तरह से रीड किया जाता है। तो इस को हम जी भी कह सकते हैं, जी इज इक्वल टू ए और ऑपरेटर बी। इसका लास्ट पार्ट इसके चिप को दिखाया गया है, इसके आईसी को दिखाया गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट को दिखाया गया है कि इस फंक्शन के लिए आईसी कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि यहाँ शोड है SN7432N जो है, इसको 7432 का नाम भी दिया जाता है। और जैसे इससे पहले बताया जा चुका है कि ये डिप सीरीज़ है, डुअल इन लाइन पैकेजेस सीरीज़ है। इसके दो तरफ जो है पिन्स होंगी और पिन्स भी जो है इवन में होंगी, आधी एक साइड पर होंगी और आधी दूसरी साइड पर होंगी। ये 14 पिन का है। इससे मुराद ये क्या होगा कि 7 पिन इसकी एक साइड पर होंगी और 7 इसकी दूसरी साइड पर होंगी।
नेक्स्ट बुलियन फंक्शन जो है वो नॉट फंक्शन होता है, जिसको परफॉर्म किया जाता है, जिसको हासिल किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ नॉट लॉजिक गेट। तो इसको हम कंसीडर करने जा रहे हैं। मैं बताता चलो, नॉट का मतलब जो है वो अंग्रेज़ी वाला नॉट भी नहीं है कि ये हर बात पे इनकार भी करेगा, और हम उसको कंसीडर भी कर सकते हैं। रीज़न उसकी क्या होगी, क्योंकि इसने हर इनपुट को इन्वर्ट कर देना है, यानी दो इनपुट होनी है, या तो ज़ीरो होगी या वन होगी, तो दोनों को ये इन्वर्ट कर देगा, इसलिए इसे नॉट फंक्शन कहा जाता है। इसलिए इसका दूसरा नाम जो है इन्वर्टर भी है, यानी इन्वर्ट करने वाला। इसके स्कीमेटिक सिंबल को दिखाया गया है। अगर इस पर गौर करें तो ये एक ट्रायंगल की आउटपुट पर एक बबल यानी एक स्मॉल सा सर्कल जो है वो लगाया गया है। इसकी इनपुट उसी तरह से ए करैक्टर से ज़ाहिर की गई है और इसकी आउटपुट जो है वो जी करैक्टर से ज़ाहिर की गई है। तो ये जो है इसका स्कीमेटिक सिंबल है, और जैसा कि मैं इसको बता चुका हूँ, इस बबल को जो है इन्वर्टिंग साइन भी कहा जाता है, और ये सिंबल जो है इन्वर्टर की जगह पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल सबसे छोटा बनता है क्योंकि इसकी सिर्फ दो इनपुट्स होंगी, या तो इनपुट ज़ीरो होगी या इनपुट वन होगी। जैसा कि ट्रुथ टेबल में दिखाया गया कि एक साइड पर जो है इनपुट को दिखाया है जिसको ए से रिप्रेजेंट किया है, दूसरी साइड पर आउटपुट को दिखाया है जिसको जी से रिप्रेजेंट किया है। अगर ए ज़ीरो है तो यानी ए के नीचे अगर देखें ज़ीरो है तो जी के नीचे क्या होगा, वन, यानी ये उसको इन्वर्ट कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह से इसे निचले स्टेप में देखें, अगर ए वन है तो जी क्या है, ज़ीरो। तो इस तरह से ये अपनी इनपुट को आउटपुट पर इन्वर्ट करके देता है, इसलिए इसका दूसरा और सेकंड नेम दैट इज़ द इन्वर्टर भी है। और ये क्या करता है, जस्ट जो है इन्वर्जन का काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन्वर्जन का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका ये इनपुट भी मुख्तसर तरीन है। नेक्स्ट जिस सेक्शन को जो है स्क्रीन पर दिखाया गया है उसका नाम है टाइमिंग डायग्राम। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसका टेबल भी मुख्तसर है, यानी सिंगल वेरिएबल और दो स्टेप्स में है। तो बिल्कुल इसी तरह से आउटपुट भी इसके सिंगल वेरिएबल के दोनों स्टेप जो हैं आउटपुट के साथ शोड हैं। जैसे कि बताया कि वेरिएबल ए जो है वो अगर ज़ीरो होगा तो इसकी आउटपुट वन होगी, और इसी तरह से वेरिएबल ए की इनपुट अगर वन होगी तो इसकी आउटपुट ज़ीरो होगी। तो यही चीज़ और यही शेप जो है इसको एक जो है टाइमिंग डायग्राम की शेप में बना के दिखाया गया। तो ये मुख्तसर तरीन जो है ये इसका हिस्सा है। नेक्स्ट पार्ट इसका बुलियन इक्वेशन कहलाता है या बुलियन एक्सप्रेशन कहलाता है। इसको लॉजिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं, बुलियन फंक्शन भी कहते हैं। तो जैसा कि शोड है कि z इज़ इक्वल टू ए बार, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी आउटपुट जो होगी वो ए का बार होगी। ए क्या चीज़ है, एक इनपुट की वेरिएबल का नाम है ए। तो जो कुछ वेरिएबल पर होगा उसका इन्वर्ट किया, उसका बार का मतलब जो है उलट है, इन्वर्ट किया गया हुआ रिजल्ट होगा। तो इस तरह से इसको कहा जाता है ए इज़ इक्वल टू ए बार। नेक्स्ट स्टेप आईसी को व्यू को दिखाया गया है, आईसी चिप को दिखाया गया है। ये जो है इसमें इसके नंबर को दिखाया गया है, और अगर गौर करें तो इसका नंबर आपको नज़र आ रहा होगा SN74LS04N। तो एड के ऊपर मैं आपको एक अपना जो है एक की वर्ड और एक की पॉइंट बना हुआ आपको बताऊंगा, जिससे आप अच्छी तरह से इनके नंबर्स याद कर सकेंगे। ये वो आसान तरीन तरीक़ाकार होगा कि जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी के साथ जो है इसको भी याद कर लेंगे, और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको इसके सातों लॉजिक गेट के जो है चिप के यानी आईसीज़ के नंबर जो है यू फिंगर टिप पे याद होंगे। तो मैंने देखा है कि बहुत से दोस्त सुस्ती करते हैं और जो है ज़्यादा काम ना करने की बिना पर इनके नंबर्स को भूल जाते हैं, जो कि मतलब बाद का जो है डिफ़िकल्टी का बायस बनता है। तो इस चीज़ को जो है बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया गया है उस टिप के ज़रिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि पूरी वीडियो भी देखनी है और उस स्टेप को जो है यानी उस टिप को जो है अच्छी तरह से याद करके अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लेना, ये पूरी ज़िंदगी आपके काम आएगा। नेक्स्ट फंक्शन है नैंड गेट। तो इसके लॉजिक गेट को हम कंसिडर करेंगे तो उसको नैंड लॉजिक गेट कहेंगे। तो इसके भी बिल्कुल इसी तरह से 5 पार्ट जो हैं इसको बना के दिखाए जाएंगे जैसे कि पहले। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। अगर आप इसके स्कीमेटिक सिंबल को गौर से देखें तो ये बिल्कुल एंड गेट की तरह मिलता जुलता जो है सिंबल है इसका, बिल्कुल सेम उसी तरह से है। फ़र्क सिर्फ क्या है, आउटपुट पर बिल्कुल इन्वर्टर जैसा छोटा सा एक दायरा जिसको बबल कहा था वो लगाया गया है।
दूसरे अल्फाज में ये बनता ही बिल्कुल ऐसे होता है कि एंड गेट की आउटपुट पर नॉट गेट लगाने से जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो नैंड कहलाता है, नैंड का रिज़ल्ट मिलता है। तो इसको जो है सिंबॉलिक फॉर्म में भी इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। बिल्कुल सेम उसके वही मिनिमम जो है 2 वेरिएबल हैं जिसको ए और बी से ज़ाहिर किया गया, और आउटपुट की एक ही वेरिएबल होती है जिसको हम सी से ज़ाहिर कर रहे हैं। इसका नेक्स्ट सेक्शन जो है वो ट्रस्ट टेबल कहलाता है, जैसा कि पहले भी कंसिडर किया गया है। ट्रस्ट टेबल को अगर गौर करें तो ट्रस्ट टेबल में आउटपुट जो है 1 सिर्फ एक दफ़ा मिलते हैं। कब? जब दोनों वेरिएबल जो है ए और बी 0 0 होंगे तो आउटपुट इसकी 1 होगी, अदरवाइज इसकी आउटपुट हमेशा 0 रहेगी। इस बात को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेना है। नेक्स्ट इसका पार्ट जो है वो टाइमिंग डायग्राम है, तो इसको दिखाया गया जो कि थर्ड पॉइंट पे दिखाया गया। इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से 2 वेरिएबल ए और बी और इसके z जो है इसके आउटपुट का जो है वेरिएबल है, इसको शोड है। और ये जो है जैसे पहले बताया कि ये असल में क्या चीज़ होती है, ये टेबल की एक स्कीमेटिक फॉर्म होती है जो कि स्क्वायर वेव शेप में होती है, जिसे डिजिटल शेप में कहा जाता है। और ये इसको भी जो है कंसीडर किया जाता है कॉलम की शेप में। ये मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। नेक्स्ट सेक्शन इसका लॉजिक एक्सप्रेशन या बुलियन इक्वेशन या बुलियन फंक्शन कहलाता है। इसको जैसा कि दिखाया है कि लिखा है z इज इक्वल टू ए एंड ऑपरेटर बी होल बार। तो ये जो है ये इसका बुलियन फंक्शन है। एंड के ऊपर इसके जो है आईसी के व्यू को दिखाया गया है, इसको चिप को दिखाया है। इस पर अगर नंबर देखें तो HD74LS00P ये शोड है, तो ये नैंड गेट के आईसी का नंबर है। इसको उर्फ़ आम में 7400 आईसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो नॉर फंक्शन है, जिसका हासिल किया जाता है नॉर लॉजिक गेट के ज़रिए से। तो इस सेक्शन में हम नॉर लॉजिक गेट के जो है 5 बातों को जो है इसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस सिंबल को आप गौर से देखें, क्या आप इसे पहचान सकते हैं? डेफिनेटली पहचान लेना चाहिए। अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी शेप एग्जैक्टली और गेट की तरह मिलती जुलती है। जैसे कि पहले बताया था कि नैंड की एंड के साथ मिलती जुलती है। फ़र्क क्या होगा कि इसकी आउटपुट पर यानी जी वाली लाइन के ऊपर एक छोटा सा जो है सर्कल है जिसको बबल कहा गया, वो लगाया गया है। एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह से है। तो ये बिल्कुल इसी तरह से बनाया जाता है कि और गेट जो है इसकी आउटपुट पर नॉट गेट लगाया जाता है और इसके कॉम्बिनेशन से जो बनने वाला अरेंजमेंट होगा वो नॉर लॉजिक गेट होता है। इसकी ट्रस्ट टेबल को अगर गौर से देखें तो इसमें आपको जो है 1 सिर्फ एक दफ़ा मिलेगा, और वो कब है? जब इसके दोनों वेरिएबल 0 0 हैं। बाकी जब भी कोई भी वेरिएबल 1 होगा तो इसकी आउटपुट जो होगी वो 0 होगी, यानी ये नैंड गेट से भी उलट होगा। तो नैंड गेट की इसकी रिस्पांस से उलट होती है। तो इसको आपने याद रखना है कि जो है इसको दूसरा नेम यूनिवर्सल लॉजिक गेट भी है। नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट भी कहा जाता है। तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट में वो कौन सा गेट होता है जिसकी आउटपुट सिर्फ एक दफ़ा हाई होती है? तो वो होता है नॉर गेट। नेक्स्ट इसका पार्ट जो है वो टाइमिंग डायग्राम है। तो उसी टेबल को जो है एक स्क्वायर वेव की शेप में रिस्पेक्ट टू टाइम जो प्लॉट किया गया है इसको टाइमिंग डायग्राम कहा जाता है, और ये इसकी नॉर गेट की टाइमिंग डायग्राम को दिखाया गया है। नेक्स्ट इसका पार्ट जो है ये बुलियन फंक्शन या बुलियन इक्वेशन है। तो इसको रीड ऐसे किया जाए, z इज इक्वल टू ए और ऑपरेटर बी होल बार। इस सेक्शन में इसके चिप यानी इसके आईसी को दिखाया गया। इसके नंबर को अगर आप गौर से देखें SN74LS02N, जिसको उर्फ़ आम में 7402 भी कहा जाता है। ये गेट XOR गेट है, इसे एक्सक्लूसिव OR गेट भी कहा जाता है। ये XOR फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रीन पर XOR गेट के स्कीमेटिक सिंबल को दिखाया गया है। इसमें अगर गौर करेंगे OR गेट से मिलता जुलता है, लेकिन उसके बराबर की एक बेजवी सी कर्व जो है, हाफ कर्व इसके साथ दी है जो कि इसकी पहचान है। तो ये एक्सक्लूसिव फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनपुट इसकी बिल्कुल उसी तरह से होंगी, ए और बी, और आउटपुट इसकी Z होगी। एक्सक्लूसिव OR गेट की ट्रस्ट टेबल को दिखाया गया है। तो इसको याद करने का मैं एक पॉइंट और टिप दे देता हूँ। इसको अपने इस तरह से लिखना है कि व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम आउटपुट इज़ 0,
when both inputs are same, output is 0. When both inputs are different, output is 1. इनपुट सेम होने का मतलब क्या है कि वेरिएबल ए और वेरिएबल बी दोनों पे ए की वैल्यू है, यानी वो कब होगी, जब 0 0 होगी या 1 1 होगी। इसका 0 और 1 से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये सिमेट्री के लिए है, ये बैलेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसकी जब दोनों वेरिएबल एक जैसी होंगी तो इसका आउटपुट का रिस्पॉन्स 0 होगा, यानी ये नल पॉइंट बताएगा। नल यानी बराबर वैल्यू, बराबर वैल्यू का डिफरेंस क्या होता है, 0, तो बिल्कुल ये 0 बताएगा। जैसे ही इन दोनों में से कोई एक वैल्यू यानी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, चाहे ए की वैल्यू 1 हो जाए या बी वेरिएबल की वैल्यू 1 हो, इसकी आउटपुट 1 होगी। इससे मुराद ये लिया जाता है। स्क्रीन पर दिखाया जाना व्यू में टाइमिंग डायग्राम को दिखाया है, एक्सआर गेट के टाइमिंग डायग्राम को दिखाया है। इसको जो है उसी तरह से टेबल से ही ड्राइव किया गया है। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाले व्यू में इसके बुलियन फंक्शन को दिखाया गया है। इसको रीड ऐसे किया जाना है, एफ इज इक्वल टू ए एक्सआर ऑपरेटर बी। एफ जो है फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, इसकी जगह पर हम जी भी लिख सकते थे, लेकिन एफ पे इससे लिखा जा सकता है, ये भी एक फॉर्म है। स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले व्यू में इसके आईसी का नंबर दिखाया गया है। आईसी को दिखाया गया है SN74LS86N। इसको 7486 का नाम भी दिया जाता है, यानी ये 7486 के नाम से मशहूर है। मार्केट में आप अगर ख़रीदने जाएंगे तो सिंपली आप 7486 कह दें तो वो आपको दे देंगे। आखिरी सेक्शन में हम एक्स नार को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये इसका 7वां लॉजिक गेट होता है। तो चलते हैं इसके कंप्लीट करने की जानिब और इसके बाकी इन्फॉर्मेशन की जानिब। स्क्रीन पर दिखाया जाने वाला सिंबल एक्स नार गेट का सिंबल है। अगर इसको गौर से देखें तो ये एक्स आर गेट की तरह मिलता जुलता है, लेकिन एक्स आर गेट के आउटपुट पर वही बबल जो छोटा सा दायरा है, ये अगर लगा दिया जाए तो बनने वाला अरेंजमेंट जो होगा वो एक्स नार गेट होगा। ये अरेंजमेंट एक्स नार गेट के ट्रुथ टेबल का अरेंजमेंट है। अगर इसको गौर करें तो एक्स आर की निस्बत ये उलट है। एक्स आर में जो था कि व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम आउटपुट विल बी 0, अब इसमें उलट होगा, व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम आउटपुट विल बी 1 अदरवाइज डिफरेंट। यानी जब इसकी दोनों इनपुट एक जैसी होंगी तो इसकी आउटपुट 1 होगी, जब दोनों इनपुट इसकी डिफरेंट होंगी तो इसकी आउटपुट 0 होगी। तो ये उस एक्स नार की निस्बत जो है एक्स आर की निस्बत ये उलट है। स्क्रीन पर दिखाया जाना व्यू के राइट साइड अपर टॉप कॉर्नर में जो है टाइमिंग डायग्राम ऑफ एक्स नार गेट को दिखाया गया है। ये पहले जैसे बता चुका हूँ कि ये ट्रुथ टेबल की रिप्रेजेंटेशन होती है, जो कि एक स्क्वायर वेव शेप या डिजिटल शेप में होती है रिस्पेक्ट टू टाइम। इस चौथे सेक्शन में इसके लॉजिक एक्सप्रेशन या बुलियन फंक्शन या बुलियन इक्वेशन को दिखाया गया है। तो इसको हम कंसिडर इस तरह से करेंगे कि आउटपुट इज इक्वल टू ए बार एंड ऑपरेटर बी बार और ऑपरेटर ए विदाउट बार, ऑपरेटर एंड बी विदाउट बार। जो है इस तरह से एक फॉर्म है, और दूसरी फॉर्म इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि ए एक्स और ऑपरेटर बी होल बार। स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले व्यू में इसके आईसी को दिखाया है। ये काफ़ी मशहूर आईसी है। इसको जो है 74LS266 यानी 74266 के नाम से ये मशहूर होता है। तो इसको ख़रीदते हुए भी आपने इसी तरह से, क्योंकि ये LS जो इसके अंदर यूज़ किया गया ना, लो शॉर्ट की का एब्रीवेशन होता है LS। तो इससे इसका वैसे व्यू तो चेंज हो सकता है, कुछ मैन्युफैक्चरर ने डिफरेंट बनाया होता है, लेकिन आपने जो भी कंसीडर करना है उसको उसी तरह से कंसीडर करके उसके प्रॉपर व्यू को कंसीडर करना है, ताकि इसके पिन कनेक्शन चेंज ना हो। इस तरह से फ्रेंड्स ये सेक्शन कंप्लीट हुआ। हमने साथ के साथ लॉजिक गेट के पांच चीज़ों को डिस्कस कर लिया। आपको चाहिए कि इनको रिव्यू करें, याद करें, इनको नोट करें और एक से ज़्यादा दफ़ा इसको रिपीट करें। तो इसके रिपीट के लिए 5 दफ़ा फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिपीट करें, उसके बाद इसको 10 दफ़ा करें, अगर नहीं याद होता फिर इसको 5 दफ़ा मज़ीद रिपीट करें। तो तकरीबन मेरा अंदाज़ा है कि 5 से लेकर 15 बार जो है रिपीट करने पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो इसे याद ना कर सकता हो। तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ये पूरी ज़िंदगी जो है ये आपसे कभी भूलेगा नहीं, और ये आपके लिए परेशानी का बायस नहीं बनेगा बल्कि आसानी का बायस बनेगा। तो अब हम बढ़ते हैं जो नेक्स्ट सेक्शन। मैंने आपको कहा था कि ट्रुथ टेबल का सीक्वेंस कैसे जनरेट किया जाता है और टाइमिंग डायग्राम कंसीडर कैसे किया जाता है। तो इसका एक छोटा सा सेक्शन जो है ये कंप्लीट करने जा रहे हैं। हाउ टू जनरेट सेट ऑफ इनपुट सीक्वेंस ऑफ ट्रुथ टेबल हैविंग 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल के हामिल ट्रुथ टेबल को
सीक्वेंस को कैसे जनरेट किया जाता है, आइए चलते हैं इसको सीखने की जानिब। चेंज होने वाली क्वांटिटी को वेरिएबल कहते हैं। तो जब दो वेरिएबल की बात की जा रही होती है तो दो जो है पार्ट में, दो कॉलम में हमें एक एक वेरिएबल कंसीडर करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहला जो स्टार्टिंग का होता है कि दोनों वेरिएबल जो हैं इनको जो है दोनों को ज़ीरो से शुरुआत की जाती है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। दूसरे अल्फाज में दो ज़ीरो जो है वो कंसीडर कर लें। इन वेरिएबल्स को नाम दे देते हैं। जो राइट साइड पे मुझे नज़र आ रहा है, जो मेरे दाएं हाथ पर है, इसको एलएसबी कहा जाता है। एलएसबी कह लें। एलएसबी का मतलब ये होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो इससे नेक्स्ट जो होता है इसको एमएसबी। एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मुराद बड़ी से बड़ी इकाई और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मुराद छोटी से छोटी इकाई, ये कंसिडर कर लें। उसके बाद जो है जो एलएसबी है, इसका प्रोसेस हमेशा एलएसबी में वन को ऐड करते हुए या वन को जो है सब्ट्रैक्ट करते हुए होता है। तो हम क्योंकि आगे बढ़ते हैं तो इसलिए वन को ऐड करते जाएंगे। तो एलएसबी में वन को ऐड करेंगे और इसका रिजल्ट हासिल करेंगे। जब हमने एलएसबी में वन को ऐड किया तो किस तरह से होगा, 0 + 1 = 1 जो एलएसबी में है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 0 एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमें जो आउटपुट मिलेगा एमएसबी होगा 0 और एलएसबी क्या होगा, 1 होगा। ये जो 0 1 हमें प्रोडक्ट मिली थी, इसमें इसकी भी दोबारा से एलएस वैल्यू में, एलएसबी वैल्यू के अंदर जो है हम 1 को दोबारा से ऐड करके इसमें रख के ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसका रिज़ल्ट देंगे। तो एलएसबी की वैल्यू में 1 को दोबारा से जो है पुटअप करते हैं। इस अरेंजमेंट को जब हम ऐड करें तो कुछ इस तरह से रिज़ल्ट होगा कि एलएसबी से स्टार्ट लेते हैं। तो 1 + 1 जो होता है 2 होता है। 2 का क्या है, 0 कंसिडर करेंगे। 1 जो होगा वो इसका कैरी हो जाएगा। कैरी का मतलब क्या होता है, ये अगली वैल्यू में, अगली बिट में ऐड हो जाएगा। तो कैरी की जगह पर जो है हम इसको आगे ले जाएंगे 1, और यहाँ पर जो है हम इसका सम जो है वो नोट कर लेंगे 0। एलएसबी में 0 लिखेंगे और अगली वैल्यू में 1 क्योंकि ऊपर था और जो है 0 के बाद 0 और 1 को ऐड किया तो 1। तो हमें जो रिजल्ट, इसका प्रोडक्ट रिजल्ट मिला वो मिला 1 0। यानी एमएसबी जो है वो 1 है और एलएसबी क्या है, इसका 0 है। याद रहे कि दोनों जगह क्योंकि 1 1 नहीं आया इसलिए हम एलएसबी में 1 को ऐड करते रहेंगे। रिज़ल्ट था हमारा 1 0। 1 0 में हमने दोबारा से फिर एलएसबी में 1 को रखा, पुटअप किया और उसको ऐड करके इसका रिज़ल्ट देखते हैं। 0 + 1 को जब ऐड किया तो इसकी जगह पर 1 आया और नेक्स्ट जो एमएसबी का 1 वो एज इट इज़ आ गया। तो अब हमारे पास जो है दोनों वैल्यूज़ यानी एमएसबी भी और एलएसबी 1 1 होगी। तो यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे। तो यहाँ रुक के मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जितने भी वेरिएबल आपके पास होंगे, हमारे पास 2 वेरिएबल थे तो हमने 1 1 को ऐड किया, एलएसबी में ऐड करते 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 उस वक्त स्टॉप करना है जब दोनों वैल्यू 1 1 हो जाए। यानी 0 0 से स्टार्ट किया, 1 1 पे जाके स्टॉप करना है। तो उस वक्त तक एडिशन जारी रहेगा। तो ये जितने भी आपके वेरिएबल्स होते जाएंगे उसी हिसाब से आपने देखते जाना है। 3 वेरिएबल है तो 3 1 1 होंगे। 4 वेरिएबल है तो 4 1 1 1 1 जब तक नहीं आएगा आप स्टॉप नहीं करेंगे। अब हम स्टॉप करके इसको रिलेट करते हैं और पुटअप करते हैं टेबल के अंदर। बिल्कुल इसी तरह से हम टेबल बना लेंगे। टेबल में जैसे बताया था लेफ़्ट साइड पे इसके वेरिएबल शो किए जाएंगे जो कि इनपुट होगी, और राइट साइड पे इसके आउटपुट का वेरिएबल होगा जो सिंगल होगा। तो हमने इसे कह दिया ए, एक को एक कॉलम को, दूसरे को बी को, और वैल्यू सबसे पहले वही जो हमने सपोज की थी 0 0 ये उठाई और उसमें ए और बी की जगह पर पुटअप कर दी। तो ये हमारा पहला सीक्वेंस का स्टेप बन गया। फर्स्ट स्टेप की एडिशन का जो हमें रिज़ल्ट मिला था, अब हम दूसरे प्रोसेस के स्टेप के लिए उसको उठा के एज इट इज़ पुटअप कर देते हैं। तो रिज़ल्ट हमें मिला था 0 1। तो 0 1 को जो है हम एज इट इज़ पुटअप कर देते हैं कि जो है 1 जो है वो क्योंकि ए में है तो हम ए की शेप में लिख देते हैं, और बी जो है इसको 0 कंसिडर करें तो 0 की शेप में हम इसको पुटअप कर देते हैं। अब हम सेकंड एडिशन का रिज़ल्ट जो कि 1 0 था इसको उठा के बिल्कुल उसी तरह से टेबल में प्लेस कर दिया जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। अब रिज़ल्ट कुछ यूँ बना कि ए वाले कॉलम में ए के नीचे जो है वो 0 की बजाय हमने 1 यानी 1 जो है ना यहाँ पर आ गया, और बी जो है में 0 आ गया। तो इस तरह से 1 0 जो है ये प्लेस हो गया।
अब हम लास्ट एडिशन के रिज़ल्ट को उठा लेते हैं, जो कि हमें मिला था 1 1 को उठा के उसी तरह से टेबल में रख देते हैं, यानी ए के नीचे भी 1 और बी के नीचे भी 1। तो इस तरह से प्लेस करने पर हमारे इनपुट का सीक्वेंस जो है ये कंप्लीट हो गया। एक बात याद रहे कि इन चारों स्टेप्स में, चारों सीक्वेंस के अंदर किसी सीक्वेंस में कोई राई बराबर भी गुंजाइश नहीं है कि कुछ इसमें ऐड किया जा सके, कुछ फालतू था उसे डिलीट किया जा सके। इस बिना पर इसका नाम ट्रुथ टेबल है, यानी 0 0 के बाद अगला स्टेप जो होगा वो 0 1 होगा, इसके दरमियान कोई स्टेप नहीं है। 0 1 के बाद जो अगला स्टेप होगा वो 1 0 होगा, इसके दरमियान में कोई स्टेप नहीं है। 1 0 के बाद जो है 1 1 स्टेप होगा, इसके दरमियान में कोई भी स्टेप मज़ीद गुंजाइश नहीं है जो कि ऐड किया जा सके। तो इस हकीकत की बिना पर, इस सच्चाई की बिना पर इसका नाम ट्रुथ टेबल है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड को गौर से देखें तो वही चीज़ें हमने उठाई हैं, एमएसवी की जगह 0, एलएसवी की जगह 0। तो इसको हम कॉमनली, जो कॉमन प्रैक्टिस है, जो कि शोड है, ये कहा जाता है कि एमएसवी को हम ए कहते हैं और एलएसवी को बी कहते हैं, जबकि हमें ये आइडिया है कि एलएसवी तो छोटी से छोटी इकाई होती है। तो मेरी ज़ाती ओपिनियन ये है कि क्यों ना हम इस छोटी से छोटी इकाई को जो करेक्टर डेजिग्नेट करें वो भी छोटे से छोटा होना चाहिए। तो बी जो है छोटा करेक्टर नहीं है, इससे छोटा तो ए है, तो हम ये इसे ए कहना चाहिए, इसको बी नहीं कहना चाहिए। तो एलएसवी शुड बी शोन बाय स्मॉल करेक्टर। स्मॉलेस्ट करेक्टर मैं कहूँगा, वो स्मॉलेस्ट करेक्टर कौन सा है? ए। तो अगर आप इस बात से इत्तेफाक करें तो ज़रूर इसको फॉलो करें, अदरवाइज़ जो कॉमन प्रैक्टिस है उसको तो हम सब ने प्रैक्टिस को जारी रखना है, फॉलो करना है। लेकिन हम ज़ाती ओपिनियन बाज़ ग्राउंड्स की बिना पर दे सकते हैं कि हम एलएसवी को छोटे करैक्टर से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और एमएसवी को बड़े करैक्टर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। क्यों? एलएसवी अपनी जगह पे रहता है और एमएसवी 1 बाय 1 शिफ्ट होता जाता है। अगले कॉलम में नेक्स्ट बिट के ऐड होने पर जो अगले कॉलम में चला जाता है, फिर एक और बिट ऐड होने पर, यानी कॉलम ऐड होने पर ये अगले कॉलम में शिफ्ट हो जाता है। तो जबकि एलएसवी एक ही जगह रहता है, हमने जो काम करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, वो एलएसवी में करना है। जैसे हमने अभी सीक्वेंस जनरेट किया तो एलएसवी में 1 को ऐड किया, किसी और में 1 को ऐड नहीं किया। तो इस तरह से अगर आपको ये अच्छा लगे तो ज़रूर इसको फॉलो करें। अब बढ़ते हैं टाइमिंग डायग्राम के। टाइमिंग डायग्राम है क्या? इसकी डेफिनेशन को कुछ इस तरह से लिखा है मैंने, द टाइमिंग डायग्राम इज़ द शेप ऑफ सिग्नल ओवर ए पीरियड ऑफ ए टाइम, यानी वक्त के मखसूस वक्फे पर एक शेप जो सिग्नल की होगी कि वो हमें किस तरह से मिलेगा। तो डिजिटल है तो स्केयर वेव होगी, तो स्केयर वेव फॉर्म में चाहे कम वक्फे का हो या ज़्यादा वक्फे का हो, उसकी जो शेप बनेगी वो टाइमिंग डायग्राम होगी। और याद रखें कि टाइमिंग डायग्राम के लिए हम जो हेल्प लेते हैं वो ट्रुथ टेबल से लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल में एक स्टेप के तीनों पॉइंट्स, अगर 2 वेरिएबल हैं, मतलब ए और बी वेरिएबल और जी, यानी इनपुट और आउटपुट को बैक वक्त जो है एक कॉलम में शो करना, वो टाइमिंग डायग्राम के एटिकेट्स हैं, जिसको हम आगे चल के बात करेंगे। तो एक और चीज़ यहाँ रिवाइज की गई है कि जो इनपुट के लिए करैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं वो ABCD से चल के W तक करैक्टर के होते हैं, और जो आउटपुट के लिए यूज़ किए जाते हैं वो XYZ के लिए हैं। तो यहाँ पर एंड गेट के मैंने जो है याद के लिए फंक्शन लिखा है F = A एंड ऑपरेटर B। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट जो है इसके स्टेप्स की जानिब। फर्स्ट गेट की बजाय सेकंड गेट और गेट की तरफ चलते हैं। इसके जो है टोटल अरेंजमेंट को जो है इस एग्जांपल में कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले इसके सिंबल और इसके ट्रुथ टेबल को बना लिया। अब हम इसके टाइमिंग डायग्राम की तरफ चलते हैं। याद रहे कि ट्रुथ टेबल के 4 स्टेप हैं, यानी जिसको हमने T1, T2, T3 एंड T4 का नाम दिया है, ये इसके 4 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप जो है, सबसे पहले जो टाइमिंग डायग्राम बनाई जाती है वो स्टेप वाइज बनाई जाती है। तो पहले स्टेप में 2 वेरिएबल हैं जो कि इनपुट के और 1 वेरिएबल है आउटपुट का। इन तीनों को उठाना है, उठा के वर्टिकली प्लेस करना है इसको एक कॉलम के अंदर। तो जैसे यहाँ शोड है कि ए जो है सबसे टॉप पर, उसके बाद बी वैल्यू आई, थोड़ा गैप दे के जी वैल्यू आई, और इन तीनों की वैल्यू क्योंकि 0 है तो एक्सिस पर रहेगी। तो मैंने छोटी छोटी लाइन जो है वो ड्रा कर दी एक्सिस की, जो और इसके नीचे इनकी वैल्यूज़ लिख दी, जो कि 0 और एक A0, B0 और Z0 है। तो इस तरह से ये पहले T1 की जो है ये प्लेसमेंट हो गई है। इसी तरह दूसरा स्टेप जो T2 दिखाया गया है,
इसको इसी लाइन में अगर देखें ए बी वैल्यू को, जो कि ए वैल्यू है 0 और बी वैल्यू है 1 और इसकी जी वैल्यू क्या है 1, इसको भी बिल्कुल उसी तरह से कॉलम में टॉप टू बॉटम जो है प्लेस करते हैं। तो ऊपर से अगर प्लेस करें तो ए 0 है, उसको 0 प्लेस कर दिया। नीचे आ जाएं, बी जो है 1 है वैल्यू, तो हमें 1 को जो है एम्पलीट्यूड को हाई करना होगा, एम्पलीट्यूड को हाई कर दिया। इसी तरह से जी जो है वो भी 1 है, तो जी वेरिएबल के एम्पलीट्यूड को भी हाई कर दिया। इस तरह T2 की प्लेसमेंट हो गई। बिल्कुल सेम इसी तरह से लेफ्ट साइड पे देखिए T3 को पिक करते हैं, ए से चलते हुए जी की तरफ जाते हैं, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 1 है। इसको भी बिल्कुल उसी तरह से उठाते हैं और इसको इस टाइमिंग डायग्राम की तरफ जो है प्लेस करते हैं। ए की वैल्यू 1 है, एम्पलीट्यूड को हमने हाई कर दिया और ये एम्पलीट्यूड हाई जो है 5 वोल्ट होते हैं अप्रॉक्सीमेटली डिजिटल के अंदर, बल्कि कन्फर्म ही तकरीबन डिजिटल के अंदर 5 वोल्ट होते हैं। उसके बाद बी की वैल्यू 0 है, तो हम इसके एम्पलीट्यूड को उसी एक्सेस पे रहते हैं, बी को इसको हाई नहीं करते, राइज नहीं करते। और जी की वैल्यू 1 है, तो जी की वैल्यू ऑलरेडी पहले भी 1 थी, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। इस तरह से T3 का अरेंजमेंट जो है ये कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सेम आखिरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि T4 है। T4 के इन साइड पर अगर देखें A1 है, आगे देखें B1 है और Z भी 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों वैल्यूज़ 1 1 होंगी। तो इसको हम प्लेस करते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह से। अब टाइमिंग डायग्राम की तरह देखें, ए जो है वो 1 है, बी जो है वो नीचे की तरफ आ जाए, बी भी 1 है और उसके बाद जी भी 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए के एम्पलीट्यूड को एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी 1 था, और बी के एम्पलीट्यूड 0 था, इसको हमने एम्पलीट्यूड को राइज किया और छोड़ दिया। उसके बाद जी ऑलरेडी 1 था, इसको एक्सटेंड किया। इस तरह से जो है T4 के लिए अगर आप देखें तो वर्टिकली उसी कॉलम के अंदर पढ़ना पड़ेगा 1 1 और 1। तो इस तरह से इसका ए का एम्पलीट्यूड राइज होगा, बी का एम्पलीट्यूड भी राइज होगा और जी का एम्पलीट्यूड भी राइज होगा। इस तरह से ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। इस सारे अरेंजमेंट को टाइमिंग डायग्राम कहते हैं। और बाकी जो है, बाकी उसको वैसे ही रिपीट कर दिया गया है ताकि एक सीक्वेंस जो है वो बड़ा सा नज़र आए, लेकिन असल में ये 4 स्टेप ही थे। यानी ये जो T1 से लेकर T4 तक है, जिनको ये नीचे भी शो किया गया है ग्रीन कलर से, T1 T2 लेफ्ट से राइट की जानिब, और इस पे ट्रुथ टेबल के ऊपर भी टॉप टू बॉटम जो है ए से पहले T1 T2 T3 T4 को शो किया गया है। तो इनको प्लेस करना ज़रूरी होता है और ये प्लेस हो गए। एंड गेट की भी टाइमिंग डायग्राम को कंसिडर कर लेते हैं। तो इसको बिल्कुल स्टेट जो है बिल्कुल सादा सादा सा नहीं बनाया, जो जैसे कि मैंने आर को बनाया था, इसको चेंज करके बनाया, इसकी शेप चेंज कर दी है। तो इससे जो है थोड़ा सा डिफरेंस ये आया, जो पहला T1 था ये चल के आखिर पे चला गया, उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट जो है फर्स्ट वन जो है ये सेकंड वन T2 बन गया, उसके बाद जो है जो फोर्थ वन था उसके बाद थर्ड वन जो है ये उसी तरह थर्ड वन पे ही रहा, और ये जो सेकंड वन है ये फोर्थ वन हो गया। और ऊपर जो है ये एक इंडिकेशन दी है, रीड फ्रॉम अप टू डाउन साइड, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाना है। ईच कॉलम, हर एक कॉलम के लिए 1 बाय 1 एक एक करके, यानी पहले सबसे जो है आपने एक स्टेप यानी एक T1 को अगर कंसिडर किया है तो T1 को कंप्लीट कर लें। कंप्लीट करने में क्या चीज़ होगी, इसकी दोनों चीज़ें कंसिडर की जाएंगी, यानी इसके वेरिएबल भी, अगर 2 वेरिएबल हैं कम से कम होंगे उसको भी, और मतलब अगर टी के लिए उसके इन्वर्टर के लिए बनाना चाहें तो सिंगल वेरिएबल होगा तो एक ही कंसिडर होगा। एक वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल हो, दोनों को इनपुट को पहले कंसिडर कर लेना, वो टॉप पे बनाए जाते हैं, और उनकी रिप्रेजेंटेड जो आउटपुट होगी, उसकी रिलेटिव आउटपुट जो होगी वो सबसे नीचे होगी। तो आपने इनपुट से लेकर आउटपुट की तरफ, यानी टॉप से लेकर अप साइड से लेकर बॉटम यानी डाउन साइड की तरफ कंप्लीट एक कॉलम मुकम्मल कर लेना। फर्स्ट के मैं अगर एग्जांपल दूं कि अगर कोई गेट उसकी 7 वेरिएबल हो इनपुट पर, तो यहाँ पर 7 इनपुट पहले कंसिडर की जाएंगी, फिर 8वीं जो होगी ये आउटपुट होगी। तो इस तरह से बनने वाला जो अरेंजमेंट होगा ये एक टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम डिजिटल प्रोसेस को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये रिस्पेक्ट टू टाइम पूरे प्रोसेस की जो है कंप्लीट एक्टिविटी को शो करता है कि कब कौन सी स्विचिंग जो है वो हाई है, कौन सी स्विचिंग जो है लो है।
इससे जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा ये एक स्क्वायर वेव शेप बनती है और ये जो है रिस्पेक्ट टू टाइम कंसिडर किया जाता है। तो ये डिजिटल प्रोसेस को समझने के लिए और इवन के जो है मैकेनिकल प्रोसेस में भी जो टाइमिंग बड़ी कंसिडर की जाती है। वीडियो कैसेट प्लेयर के अंदर उनकी कैसेट इंसर्ट करने का जो अरेंजमेंट होता था वो टाइमिंग से अरेंजमेंट होता था। उसके अंदर जो गेयर सिस्टम था उसकी कोई गरारी, उसका कोई टीथ जो है स्लिप हो जाए, गरारी जो है प्रॉपरली उसको उतने टर्न ना दे सके तो जो है वो अरेंजमेंट कंप्लीट नहीं होता था और आपका मैकेनिज़्म वर्क नहीं करता था। तो इस तरह से टाइमिंग डायग्राम को समझना काफ़ी ज़्यादा आसान है और इम्पॉर्टेंट है। तो बनाना और भी आसान है, जैसा कि मैंने आपको सादा तरीन बताया। तो मैं आपसे कहूँगा कि मैंने तो आपको जो है और गेट का बना के दिया है, आप प्रैक्टिस के लिए बाकी तमाम के तमाम गेट इनके भी टाइमिंग डायग्राम बनाएं और बना के इसकी प्रैक्टिस करें। फ्रेंड, इसके साथ ही आज की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।